ਹੈਲੋ, गुड इवनिंग टू ऑल। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। तो चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए, करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आ जाइए, 1 मिनट वेट करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। एंड इसके साथ अब थोड़ी सर्दी भी हो चुकी है, तो अपना ख्याल रखें, जैकेट वगैरह डालकर, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है, बाद में सर्दी लग जाएगी तो पढ़ाई भी नहीं होगी, स्टडी भी नहीं होगी। तो स्टडी नहीं होगी तो सारा काम हमारा जो 6 मंथ का है वो खराब हो जाएगा। तो थोड़ा अपना अब सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत ठीक होगी तो तभी एग्जामिनेशन जो हमारी है वो ठीक रहेगी। चलिए, ऑडिबल है सबको? एक बार बता देना ऑडिबल है, फिर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 ऑडिबल है? एक बार बता देना प्लीज, क्या ऑडिबल है सबको? आवाज ठीक आ रही है? यस सर। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 11 ऑनवर्ड्स। मैं आपके साथ थोड़ा जो हमारा स्केड्यूल है वो थोड़ा शेयर करता हूँ। आज हम करेंगे 4 सेक्शन, सेक्शन 11, 12, 14 एंड 15, क्योंकि 13 सेक्शन जो है हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, जो अनबॉर्न है, अनबॉर्न चाइल्ड वाला सेक्शन 5 के साथ। तो आज हमारा जो 15 तक है वो कवर हो जाएगा। कल हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा 60, 17, 18, 19 एंड 20 सेक्शन कल कवर हो, 5 सेक्शन। और 8 तारीख तक हम ये ट्राई करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट चंक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का सेम ही सिलेबस है, फर्स्ट चंक है दैट इज सेक्शन अप टू 25, तो वो हमारा कवर हो जाए। देन उसके बाद आपको मे बी इलेक्शन का होगा सेक्शन 35, सेक्शन 43 होगा मे बी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन आपको होगा सेल वाला, जो सेक्शन 54 ऑनवर्ड्स होगा। तो ज़्यादा टाइम अब किसी के ऊपर लगेगा नहीं, जब भी ज़्यादा टाइम लगेगा मॉर्गेज के ऊपर लगेगा, अदरवाइज ज़्यादा टाइम किसी पर इन्वेस्ट होगा नहीं। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स टू से कि इसमें थोड़ी ऐसी ही रहेगी, बट एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, सो दैट कि आपको थोड़ा समझ आ जाए। है कुछ नहीं है बेसिकली, इसमें जीपीए का एक बनाया गया है कि टीपीए बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस जो कल वाला सेक्शन हमने किया था सेक्शन 10, उसे ध्यान में रखना, सारा कुछ इजिली हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 11 की लैंग्वेज देखते हैं। सबसे पहले वेयर एक्ट खोलते हैं। सेक्शन 11 क्या कहता है पहले वो देखते हैं, देन फिर उसके आगे वर्ड्स बाय वर्ड्स इसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, रिस्ट्रिक्शन। सबसे पहले क्या है, रिस्ट्रिक्शन। मे बी सेक्शन 10 में भी रिस्ट्रिक्शन थी, सेक्शन 10 में भी क्या थी, रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन जो सेक्शन 10 है उसमें रिस्ट्रेनिंग थी। जो सेक्शन 10 था उसमें क्या थी, रिस्ट्रेनिंग थी, और वो भी कौन सी थी, एब्सोल्युटली, मींस की पार्शियल नहीं थी। और जो सेक्शन 11 है जहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शंस रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएट, मींस की ये बात तो क्लियर है कि इंटरेस्ट क्रिएट तो हुआ है, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है मींस कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है मींस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और क्लैरिटी मिल गई कि प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हुई है। एन इंटरेस्ट देयर इन क्रिएटेड
absolutely in favor of any person, but the terms of the transfer direct that such interest shall be applied or enjoyed by him in a particular manner. He shall be entitled to receive and dispose of such interest as if there were no such direction. चलिए, वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो एक चीज अब हमें क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट तो यहां पर हो चुका है, प्रॉपर्टी तो जहां पर ट्रांसफर हो चुकी है, एन इंटरेस्ट देयर इन क्रेडिटेड एब्सोल्युटली, एंड सेकंड चीज अब जे भी क्लियर है, जे अप्लाई करता है एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली मींस टू से सेल, एब्सोल्युटली मींस टू से सेल. जहां पर लिमिटेड वर्ड यूज नहीं है, जहां पर लिमिटेड वर्ड यूज नहीं है, मींस की जो फर्स्ट पार्ट है जे वाला, इसमें ना तो लीज आएगा ना मॉर्गेज आएगा. ठीक है, ना तो लीज आएगा ना मॉर्गेज आएगा. इसमें क्या आएगा? एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट किसमें जाता है? सेल हो गया, गिफ्ट हो गया. ठीक है, ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है. राइट, इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, बट द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर मींस की, ट्रांसफर मींस की जो ट्रांसफरर है, जो ट्रांसफरर है वो क्या कर रहा है. अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. ए है एंड बी है. जे जो वर्ड है ना, जे वर्डिंग, जे ए के साथ चलती है. ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, डायरेक्ट दैट सच इंटरेस्ट शैल बी अप्लाइड एंड एंजॉय बाय हिम. आ जो बाय हिम वर्ड है ना, जे बाय हिम, जे ए के साथ चलता है. ए पता क्या जहां पर क्या बोलता है? ए बी को बोलता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ए ने पैसे लेकर अपनी जेब में डाल लिए बी से, तो ए बी को बताता है कि भाई तुमने है ना, ये प्रॉपर्टी है, तुमने ऐसे यूज करनी है, पर्टिकुलर मैनर. उसे मैनर बताता है कि तुमने ऐसे यूज करनी है. जैसे लास्ट सेक्शन में क्या था? कंडीशन. सेक्शन 10 में क्या लगाई थी? कंडीशन, कि तुम आगे ट्रांसफर नहीं करोगे. जहां पर क्या बता दिया? पर्टिकुलर मैनर, कि तुम ऐसे इसे यूज करोगे जैसे मैंने बताया, अदरवाइज यूज नहीं करोगे. ही, ये जो ही वर्ड है ना, ही, ये जो अब ही वर्ड है, ही, जे आएगा बी के लिए, बी के लिए मींस की ट्रांसफरी के लिए. ये जो वर्ड है ना, जे आएगा ट्रांसफरी के लिए. ही शैल बी इंटाइटल टू रिसीव. इंटाइटल मींस की ऑनरशिप, टू रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ सच इंटरेस्ट एज इफ देयर वर नो सच डायरेक्शन. मींस की ये जो ए बोल रहा था ना कि तुमने ये पार्टिकुलर मैनर में यूज करनी है, तुमने मेरे अकॉर्डिंग यूज करनी है, लॉ ने क्लियर बता दिया सेक्शन 11 ने कि प्रॉपर्टी ऐसे डिस्पोज ऑफ होगी कि जैसे वहां पर कोई डायरेक्शन था ही नहीं. अब भाई बी ने पैसे देने हैं, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो ऑनर है. अब ऐसा थोड़ा होता है. तो इसमें भी क्या है, जो ट्रांसफर होगी वो वैलिड मानी जाएगी, और ये जो पर्टिकुलर मैनर कंडीशन लगाई थी ये वॉइड होगी. ये क्या होगी? वॉइड होगी. सेक्शन 10 में क्या था कि सेक्शन 10 में ये बोला था कि भाई तुम प्रॉपर्टी तो खरीद रहे हो मेरे से, लेकिन आगे ट्रांसफर नहीं करोगे. उसमें क्या था कि आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करोगे. इसमें बोल रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग यूज करोगे. तो सामने वाला जो बी है वो कहता है कि यार मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, मेरी मर्जी है, मैंने पैसे लगाए, तुम कौन होते हो बताने वाले. तो मींस की जो कंडीशन थी सेक्शन 10 में वहां पर भी वॉइड है, तो कंडीशन जो जहां पर है वो भी वॉइड है, ट्रांजैक्शन वैलिड है. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर. ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर. वेयर एनी सच डायरेक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी for the purpose of securing the beneficial enjoyment of another piece of such property
नथिंग इन दिस सैक्शन शैल बी डीम्ड, इस सैक्शन विच इदां दा कुछ भी नहीं लिखिया डीम्ड टू अफेक्ट एनी राइट विच ट्रांसफरर, ट्रांसफरर कौन, जो ए था, मे हैव टू इनफोर्स सच डायरेक्शन एनी रेमडी विच ही मे हैव इन रिस्पेक्ट टू ब्रीच, मीन्स कि जे जो है ना, जे एक्सेप्शन है, जे एक्सेप्शन है और जे जो है जे जर्नल रूल है। ऊपर तो बोल दिया उसने कि तुम क्या है किसी तरह की कंडीशन नहीं लगा सकते, तुम किसी तरह का कोई पर्टिकुलर जो मैनर है वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो बी की मर्जी है, बी ऑनर है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, जो बी पार्ट है, उसमें अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी के टू पीस है, मींस कि एक जो पीस है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तब आप ऐसी कंडीशन जो है लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ए एंड बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन जो ए है, ए की जहां पर जो है वो लैंड भी है, और उसका जो रास्ता है, जो पाथ है, वे है, वो इसी बिल्डिंग से होकर चलता है। ए ने जब बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए ने बी को पहले बता दिया था कि भाई बात सुन मेरी, प्रॉपर्टी तो मैं तेरे को जे सेल कर रहा हूं, लेकिन जो इसकी बैक साइड जो मेरी लैंड है, जो बैक साइड मेरी लैंड है, उसको जो पाथ है इस बिल्डिंग के बीच से जाता है, मैं इसके बीच से जाऊंगा, कल को ना मेरे को बोलना। ये देखो, बेनिफिशियल एंजॉयमेंट अनदर पीस मींस की जे जो लैंड है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड है, अनदर पीस ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो फिर लॉ बोलता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डीम्ड, इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो डीम्ड अफेक्ट एनी राइट विच इज ट्रांसफरर, ट्रांसफरर कौन है, जहां पर ए जो पहले भी था, मीन्स कि अगर ये जो पाथ है तो जहां पर ए का राइट है, जहां पर ट्रांसफरर का राइट है, वो मांग कर सकता है कि भाई तू मेरा जो ये पाथ है ये रोक नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये मेरी साथ का जो पीस है लैंड का उसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये थी हमारी सेक्शन की लैंग्वेज। अब थोड़ा नोट्स की मदद से इसे समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। सेफ गार्ड द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट और प्रॉपर्टी, वही बात है ना जो हमने जर्नल रूल पढ़ा, वहां पर क्या है, एंजॉयमेंट। ठीक है, अब मान लीजिए ए एंड बी में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ए एंड बी में अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो बी ने पैसे देकर प्रॉपर्टी खरीदी है, तो प्रॉपर्टी वो अपनी मर्जी से एंजॉय करेगा ना। ये थोड़ी बात है कि ए ने बोल दिया तुम ये पर्टिकुलर मैनर में यूज करना, वो बोलेगा पैसे दिया है, मालिक मैं हूं, ऑनर मैं हूं, तुम कौन होता है। ठीक है, तो जहां पर वही बात है, एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी स्ट्राइक्स डाउन कंडीशन द कॉन्ट्राडिक्ट एब्सोल्यूट नेचर। देन उसके बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एब्सोल्यूटली, क्योंकि जहां पर वर्ड ही एब्सोल्यूटली यूज किया है, राइट। देन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि सेक्शन 10 में अलाइनेशन थी कि तुम आगे प्रॉपर्टी किसी को सेल नहीं करोगे, अलाइनेशन का मीन्स डिस्पोज ऑफ, अलाइनेशन का मीन्स है डिस्पोज ऑफ, कि तुम आगे किसी को डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे। और सेक्शन 11 में क्या बात की गई है, एंजॉयमेंट, कि तुम जो मैं तेरे को बताऊंगा पर्टिकुलर मैनर, तुम उस हिसाब से यूज करोगे। ठीक है, जो मैं तेरे को बताऊंगा पर्टिकुलर मैनर, तुम उस हिसाब से जो है वो यूज करोगे। ठीक है, तो दोनों सेक्शंस में कंडीशन वॉइड है, ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 11। अगर अब सेक्शन 11 में आपका कोई भी डाउट है जहां तक, तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं सेक्शन 12 के ऊपर। अगर जहां तक किसी का भी अब कोई डाउट है तो प्लीज अब पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं सेक्शन 12 के ऊपर। जो सेक्शन 12 है वो क्या कहता है उसे देखते हैं।
चलिए कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, जो हमारा सेक्शन अब 12 है। अब सेक्शन 12 क्या कहता है? कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी अटेम्प्ट अलाइनेशन। कंडीशन किसके ऊपर लगाई है? डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी। कंडीशन किसके ऊपर है? इंसॉल्वेंसी के ऊपर। और अटेम्प्टेड अलाइनेशन, अटेम्प्टेड अलाइनेशन, अटेम्प्टेड मींस की अगर ट्राई करोगे तुम आगे बेचने की। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन, जहां पर भी क्या है? सब्जेक्ट, जहां तो उसके ऊपर कंडीशन लगा दी, जहां उसे लिमिटेशन के द्वारा बाउंड कर दिया। वेयर है प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड लिमिटेशन मेकिंग एनी इंटरेस्ट रिजर्व और गिवन टू or for the benefit of any person to seize on his becoming insolvent or endeavoring to transfer or dispose of same such condition limitation is void। चलिए अब फिर शुरू से अब इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज अब क्लियर होगी, सेक्शन 12 में कंडीशन किसके ऊपर है? इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के ऊपर। वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर मींस कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे की गई है? विद द कंडीशन, विद द लिमिटेशन। क्योंकि सब्जेक्ट किस चीज का है? सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड लिमिटेशन। मेकिंग एनी इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट जो था रिजर्व्ड, ये रिजर्व पता क्या है? ए, जैसे दो पार्टीज है ए एंड बी, ए कौन है? ट्रांसफर, ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, बी कौन है? ट्रांसफरी। तो जो ए है, ए बोल रहा है कि मैं अपना राइट रिजर्व रखूंगा, जहां मैं किसी और को दूंगा। क्यों? फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन टू सीज ऑन हिज बिकमिंग इंसॉल्वेंट। ये इंसॉल्वेंट किसे बोल रहा है? बी को। कि मान लीजिए अगर तू इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट मीन्स की दिवालिया हो जाता है, तेरे पास पैसे नहीं बचते, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना जो राइट है, राइट को मैं रिजर्व करूंगा और इंडेवरिंग टू ट्रांसफर और डिस्पोज सेम, तो मैं आगे भी किसी को जो डिस्पोज ऑफ कर दूंगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन लगती है तो वो कंडीशन क्या मानी जाएगी? वॉइड मानी जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन लगाता है ना कि तू अगर भाई कल को इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो मैं तेरे को प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, मैं बाप से ले लूंगा तेरे से, ठीक है? तो वो चीजें क्या है? वो कंडीशन एंड लिमिटेशन दोनों वॉइड मानी जाएगी। ठीक है? व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एंड एन इंटरेस्ट लाइक ऑनरशिप और जे लीज आगे करते हैं इज गिवन टू समवन एनी कंडीशन दैट इंटरेस्ट विल एंड इफ बिकम्स इंसॉल्वेंट। कि मीन्स मान लीजिए अगर तुम इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो मैं तेरे को जो प्रॉपर्टी है वो नहीं ट्रांसफर करूंगा, ट्राइज टू ट्रांसफर मैं आगे सेल कर दूंगा। ठीक है? ये चीज है इसमें। आगे इसकी एक्सेप्शन है, आगे जो है सेक्शन 12 की ये एक्सेप्शन है। ठीक है? आगे ये है एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या है? नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई कंडीशन, अगर कोई कंडीशन लगी है किसमें? लीज में। फॉर द बेनिफिट ऑफ लेसर, लेसर कौन है? जो प्रॉपर्टी लीज पर देता है। दोज क्लेमिंग अंडर हिम मीन्स टू से कि मान लीजिए ए जो है वो लेसर है, बी लेसी है। ए ने पहले ही बात क्लियर कर दी थी कि देख भाई प्रॉपर्टी तो मैं तेरे को दे रहा हूं, लेकिन तुम आगे सबलेट नहीं कर सकते। सबलेट मीन्स कि आगे तुम लीज पर नहीं दे सकते। अगर तुमने आगे ये प्रॉपर्टी लीज पर दी तो उसी टाइम हमारी जो डीड है ये खत्म हो जाएगी। हमारी जो डीड है ना ये खत्म हो जाएगी। मीन्स की कंडीशन इन लीज, ये कंडीशन क्या है? ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि इस केस में अभी भी जो ऑनरशिप है वो किसके पास है? लेसर के पास। इस केस में जो अभी भी ऑनरशिप है वो लेसर के पास है।
जहां पर कोई ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, जहां पर सिर्फ पोजेशन दिया था। तो अगर ऐसी कंडीशन लगती है लीज के ऊपर तब तो है वैलिड, लेकिन अगर सेल के ऊपर लगती है तब वॉइड है। क्यों? क्योंकि तब तो ऑनरशिप ही ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगर आपके पास ऑनरशिप नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है। अब सेक्शन 13 हमारा जो अनबॉर्न है वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। लास्ट, हाँ, इससे पहला जो लेक्चर था सेक्शन 5 के साथ, कि मान लीजिए अगर हमने कोई अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो उसमें सबसे पहले तो क्या है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, नो डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और प्रायर इंटरेस्ट कौन होगा? जो लिविंग पर्सन होगा, एनी लिविंग पर्सन लाइक मदर, फादर, कोई भी एनी फैमिली मेंबर। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर किसे होगी? अनबॉर्न चाइल्ड को। ये था सेक्शन 13। अब सेक्शन 13 के साथ चलता है सेक्शन 14। जो सेक्शन 13 है ये बिल्कुल सेक्शन, सॉरी, जो सेक्शन 14 है ये सेक्शन 13 के साथ चलता है। ठीक है। अब जहां तक अगर किसी का कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, देन फिर फर्दर चलते हैं। अगर जहां तक किसी का कोई भी डाउट है, नहीं डाउट, तो पूछ लीजिए, फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं सेक्शन 14 एंड 15 के ऊपर। जो हमारा टारगेट है वो हम कवर करेंगे आज। हमारा जो सेक्शन 14 15 कवर करेंगे। तो जो मैंने स्केड्यूल बनाया है उसके हिसाब से हमारा जो सिलेबस कोई है टीपीए का 19-20 तारीख तक कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके में भी नेक्स्ट मंथ एग्जामिनेशन भी होगी। तो जो हम 20-25 तक हमारा जो फाइनल सिलेबस कवर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब है सेक्शन 14, रूल ऑफ परपेचुटी। सबसे पहले ये परपेचुटी का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है ना परपेचुटी, इसका मतलब क्या होता है? फॉर एवर। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एवर। लेकिन यहां पर वर्ड क्या यूज है? रूल अगेंस्ट। रूल अगेंस्ट परपेचुटी मीन्स की कोई ऐसी चीज जो हमेशा के लिए रहे उसके खिलाफ। अब मैं आपको एक बेसिकली नॉर्मली सवाल करता हूं कि मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, प्रॉपर्टी है, पहले फादर है, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को जे बोल के रोक दिया जाए कि जे प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर नहीं होगी, जे प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर नहीं होगी। जहां ऐसा भी मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके आगे जो बेबी नहीं है, तो उसने क्या किया, वो कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे कल को कोई भी बेबी नहीं होता तो मेरी प्रॉपर्टी किसी भी ट्रांसफर नहीं होगी। अब जहां पर एक चीज सोचना, गवर्नमेंट का फायदा किसमें है? गवर्नमेंट को भी एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं। स्टेट का फायदा किसमें है? कि प्रॉपर्टी आगे से आगे ट्रांसफर हो, उसमें फायदा है। जहां प्रॉपर्टी एक जगह पर बस वैसे ही वो चलती जाए, ट्रांसफर ना हो। तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, स्टेट का फायदा किसमें है? जब प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर होगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो ऑब्वियसली बात है हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो गवर्नमेंट के पास जाएगी। आजकल चल नहीं रहा ऑनलाइन का सिस्टम, जी हमने ऑनलाइन कर दिया, इतना इजी कर दिया। किस लिए हो रहा है सारा कुछ? जो 5% 10% टैक्स लिया जा रहा है, किस लिए है? मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख की है, 5% टैक्स है, तो 5,000 टैक्स किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। अगर प्रॉपर्टी ने कुछ किया ही नहीं था, कोई ट्रांसफर नहीं हुई, फिर कुछ मिलेगा गवर्नमेंट को? नहीं मिलेगा ना। तो जे एक ट्रांसफर भी एक स्टेट की जो है डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए ये रूल बनाया गया है
सो दैट की प्रॉपर्टी एक जगह पर जो है वो ना रहे, वो प्रॉपर्टी क्या है ट्रांसफर में रहे। इसलिए ये जो वर्ड यूज है ना परपेचुटी, परपेचुटी मीन्स फॉर एवर, उसके अगेंस्ट, मीन्स की उसके अगेंस्ट। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ऑपरेट क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक अफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आफ्टर द लाइफ टाइम। कब? आफ्टर द लाइफ टाइम। वन एंड मोर पर्सन लिविंग, वो कब होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए जिस टाइम पर क्या है प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो। मीन्स कि आफ्टर द लाइफ टाइम एक या एक से ज्यादा पर्सन को ट्रांसफर होनी है, लेकिन वो पर्सन क्या होने चाहिए? लिविंग। अगर मीन्स लिविंग नहीं है तो वो प्रॉपर्टी वहां पर ही खत्म हो जाएगी। एंड द माइनॉरिटी, उसके बाद क्या है? एक तो वो लिविंग होना चाहिए, दूसरा क्या है? द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, सॉरी वॉन नॉलेज भी किया था सेक्शन 13 दे विच, कि प्रॉपर्टी अनबॉर्न चाइल्ड के पास कब जाएगी? राइट उसका वेस्टेड कब हो जाएगा? जब उसका बर्थ होगा। लेकिन प्रॉपर्टी उसे मिलेगी कब? जब वो मेजर हो जाएगा। वही चीज यहां पर है। द माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन हु शैल बी इन एग्जिस्टेंस एट द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड, मीन्स की जो पीरियड लगाया गया है, एंड हुम इफ द अटेन फुल एज इंटरेस्ट क्रिएटेड इज टू बिलोंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसे समझाता हूं ये एक्चुअल में है क्या। परपेचुटी, मान लीजिए ए है, ए ने बोला कि जो प्रॉपर्टी है वो बी को जाएगी, बी को बाद प्रॉपर्टी सी को जाएगी, सी को बाद डी को जाएगी। ठीक है, मीन्स कि जे क्या है? जनरेशन टू जनरेशन आगे चलती जाएगी। जे क्या है? जनरेशन टू जनरेशन, जे प्रॉपर्टी आगे चलती जाएगी। लेकिन इसने क्या बोला कि जब आगे डी का वारिस होगा ई, तो मान लीजिए जब तक ये 15 ईयर्स का नहीं होता, 15 ईयर्स का नहीं होता, तब तक इसे प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर नहीं होगी। मीन्स की कंडीशन क्या लगाई? 50 ईयर्स। अब बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है तो ये जो बी है ना, ये लिविंग होना चाहिए, क्योंकि जहां पर स्पेशली वर्ड लिविंग यूज किया गया है एट द डेट सच ट्रांसफर। सी लिविंग था, प्रॉपर्टी डी को जाएगी। उसके बाद लेकिन अब ई को प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जहां पर कंडीशन लगा दी कि जब वो 15 ईयर्स का होगा। तो इसलिए ये जो रूल है ना, रूल अगेंस्ट परपेचुटी बनाया गया है। ये जो कंडीशन है ये वॉइड मानी जाएगी, ये जो कंडीशन है ना ये वॉइड मानी जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए जब ई का बर्थ होता है उसी टाइम जो राइट है वो क्या है? वेस्टेड हो जाएगा, उस वेस्टेड हो जाएगा उसका इंटरेस्ट। लेकिन वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कब करेगा? जब वो मेजर हो जाएगा। मीन्स की माइनॉरिटी ऑफ सम पर्सन, मीन्स की जितना टाइम वो माइनर है तब तक तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, तब तक तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। एंजॉय कब करेगा? जब वो पर्सन मेजर हो जाएगा। तो ये है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। अब थोड़ा कैसे नोट्स की मदद से समझते हैं। द रूल अगेंस्ट परपेचुटी प्रिवेंट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग टाइड अप टू लॉन्ग। जैसे वहां पर नहीं था कि 15 ईयर्स जब होगा तब प्रॉपर्टी मिलेगी। इट रिमेन्स ट्रांसफरेबल, मीन्स की जनरेशन टू जनरेशन। इकोनॉमिक सोशल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा भाई, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो पैसा जाएगा गवर्नमेंट को। उसके बाद एन इंटरेस्ट ऑनरशिप मस्ट टेक इफेक्ट कब आएगा? द लाइफ टाइम वन एंड मोर, जैसे हमने किया ना था ना बी सी, वन एंड मोर पर्सन, जैसे बी था, मोर पर्सन सी था, डी था, वो क्या होना चाहिए? लाइव एट द टाइम ट्रांसफर।
प्लस माइनॉरिटी जो ए पर्सन का किया था, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज सेट टू स्टार्ट आफ्टर दिस पीरियड द ट्रांसफर इज वॉइड, मीन्स कि अगर, अब जहां पर ये देखें आफ्टर द लाइफ टाइम वन एंड, ठीक है, मीन्स कि ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द लाइफ टाइम, और जे लिविंग होना चाहिए वो एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, मीन्स कि अगर ट्रांसफर कब होती है, जब वो लिविंग नहीं होता, उसके बाद डेथ के टाइम, फिर ये सेक्शन 14 अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तब जो सेक्शन 14 है वो अप्लाई नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए अनिल है, वो ट्रांसफर करता है लैंड टू हिज सन फॉर लाइफ के लिए, ठीक है, देन टू हिज अनबॉर्न ग्रैंड चाइल्ड, जैसे मान लीजिए ए है, जे बी है, इसका सन है, लिविंग है, लेकिन ये जो सी है ये अनबॉर्न है, ये जो सी है ना ये अनबॉर्न है, तो दिस इज वैलिड। क्योंकि वैलिड क्यों है, सेक्शन 13 बताता है कि हम अनबॉर्न के फेवर में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रायर इंटरेस्ट चाहिए। बी जो मान लीजिए फादर है, इसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट है, जे बन गया प्रायर इंटरेस्ट। सो दिस इज वैलिड इफ ग्रैंड चाइल्ड इज बोर्न बिफोर सन डेथ, मीन्स टू से जे जो सी है ना, इसका बर्थ कब होना चाहिए, बी की डेथ से पहले पहले। अगर मान लीजिए सी का बर्थ ही बी की डेथ के बाद होता है, तो जो वो ट्रांसफर थी ना, वो वहां पर ही खत्म हो जाएगी, वो वहां पर ही वॉइड मानी जाएगी, वो वहां पर ही क्या है, वॉइड मानी जाएगी। सो द पीरियड इज द लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जरूरी क्या है कि जब प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर हो, तो जिसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया है वो लिविंग होना चाहिए। जैसे जे मीन की बी के फेवर में था प्रायर इंटरेस्ट, जे लिविंग होना चाहिए, ठीक है। जे क्या है, लिविंग होना चाहिए, लिविंग एट द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 14। अब उसके बाद चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 15। अब जहां पर क्या है, ट्रांसफर टू क्लास सम ऑफ हुम कम अंडर सेक्शन 13 एंड 14। सेक्शन 13 में क्या है, अनबॉर्न पर्सन, सेक्शन 14 में क्या है, परपेचुटी। ट्रांसफर किसे करना है, क्लास ऑफ सम होम, मीन्स की एक से ज्यादा, क्लास मीन्स की एक से ज्यादा, मोर देन वन। तो सेक्शन 15 किसके साथ डील करता है, क्लास। क्लास मीन्स की जब ट्रांसफर करनी है मोर देन वन, ठीक है। अरे हो जा रहा, अब क्या कर रहा है। चलिए सेक्शन 15 की लैंग्वेज देखते हैं। इफ ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मीन्स की प्रॉपर्टी जहां पर भी ट्रांसफर हुई है, एन इंटरेस्ट देयर इज क्रिएट फॉर द बेनिफिट क्लास ऑफ पर्सन। क्लास ऑफ पर्सन मीन्स मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन मीन्स कि एक पर्सन से ज्यादा, विद रिगार्ड ऑफ सम हुम सच इंटरेस्ट फेल्स बाय रीजन एनी, मीन्स कि अगर मान लीजिए उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें जो इंटरेस्ट था वो फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, सेक्शन 30 के कारण, सेक्शन 14 के कारण। जो इंटरेस्ट फेल हुआ है वो दोज पर्सन ओनली, मीन्स कि उन पर्सन के लिए फेल होगा, नॉट होल क्लास। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ए है, ए ने बोला कि जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करेगा एक्स को। ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एक्स को कि जब तुम्हारे पहले 4 बेबी होंगे, ए 1 2 3 4, जब ये 4 होंगे
तो तब इन्हें आप क्या है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना, इन्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना, मीन्स कि ये चार क्या हो गए क्लास। अब ए के पास प्रॉपर्टी किसके पास गई, एक्स, एक्स क्या है प्रायर इंटरेस्ट, एक्स क्या है प्रायर इंटरेस्ट, मींस कि ए ने जो प्रॉपर्टी है किसके नाम की, अनबॉर्न चाइल्ड के नाम, जो अभी नहीं हुए। अब मान लीजिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इनके में क्या है प्रॉपर्टी वेस्टेड होगी, इंटरेस्ट क्या हुआ वेस्टेड, कब, जब इनका जन्म हुआ, बर्थ हुआ जब इनका, लेकिन प्रॉपर्टी तो अभी इन्हें मिलेगी नहीं, अभी प्रॉपर्टी कब मिलेगी, जब ये 18 साल के हो जाएंगे, मेजर हो जाएंगे, तो तब तक प्रॉपर्टी किसके पास है, एक्स के पास ही है। अब मान लीजिए ये तीनों हो गए 18 ईयर के, ठीक है, तो इनको प्रॉपर्टी क्या हुई, ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में मिल गई, जो वेस्टेड प्रॉपर्टी थी उसकी एंजॉयमेंट भी मिल गई, लेकिन ये जो फोर्थ है ना, इसकी डेथ हो जाती है पहले ही, सॉरी, इसकी जो एक्स है, एक्स की डेथ हो जाती है फोर के बर्थ से पहले ही, मीन्स की फोर्थ का अभी बर्थ नहीं हुआ, एक्स की पहले डेथ हो जाती है, तो अगर एक्स की डेथ पहले होती है तो मीन्स की जो प्रायर इंटरेस्ट है वो पहले ही खत्म हो जाता है फोर्थ से, तो मीन्स टू से फोर्थ के लिए ये क्या है इंटरेस्ट फेल हो गया, क्योंकि सेक्शन 14 क्या कहता है हमें कि वो एट द टाइम जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है तब वो लिविंग होना चाहिए, लेकिन जहां पर तो एक्स की डेथ होगी, जहां पर तो अब एक्स की डेथ होगी, अगर डेथ होगी है तो फिर फोर्थ को ट्रांसफर नहीं होगा, मींस कि अब इसके लिए जो इंटरेस्ट है फेल है, मींस कि जो जे बताया गया है सच इंटरेस्ट फेल इन रिगार्ड दोज पर्सन ओनली मींस कि जे फोर्थ, और नॉट इन रिगार्ड होल क्लास मींस जो फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, इनमें प्रॉपर्टी अब ट्रांसफर हो जाएगी, और जो फोर्थ शेयर था, जो इसका शेयर था वो वापस एक को नहीं जाएगा, वो जो इनमें ही डिवाइड कर दिया जाएगा, इन तीनों में, इन तीनों में ही जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा, जे है ट्रांसफर टू क्लास ऑफ सम पर्सन, ठीक है। Anil transfer land to all my grandchildren, but one children interest violate section too far in the future, मीन्स कि उसकी डेथ हो जाती है एक्स की मान लीजिए पहले ही, तो पर्पज क्या है सेव वैलिड पार्ट ऑफ ट्रांसफर, मीन्स कि जिनके फेवर में ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हुई है उनके पार्ट को सेव करना, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है, हमारे जो जे सेक्शंस है वो कंप्लीट है, अगर अब किसी का कोई डाउट है तो हमारे पास 5 मिनट है, आप पूछ लीजिए, फिर देन कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कल हम करेंगे सेक्शन 16 17, उसके बाद करेंगे 18 19 एंड 20, सेक्शन 19 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो वेस्टेड इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं ना, वेस्टेड इंटरेस्ट वो सेक्शन 19 में आएगा, वो जो है सेक्शन 19 में आएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, 5 मिनट है हमारे पास, वेट कर लेते हैं, ठीक है। किसी का भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नो सर ऑल ओके, ओके मेगा जी, ओके शिवानी जी, ओके रॉबिन, शुक्र है रॉबिन तुम्हें भी कुछ अच्छा लगा, थैंक यू भाई, तेरे को थैंक यू बोलना है कि तेरे को भी समझ आई, कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पापा से बात हुई है, तुम्हारे पापा को बताया है तुम क्या कर रहे हो क्लास में, टेंशन मत लो भाई, तुम्हारी रिपोर्ट से जा रही है तुम्हारे फादर साहब को।
चलिए ठीक है, अगर नहीं किसी का डाउट। सर बीएनएस का, मैम बीएनएस हम कल से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली जो बीएनएस का था आज हमने स्टार्ट करना था, लेकिन थोड़ा स्केड्यूल बिजी होने के कारण वो टाइमिंग में थोड़ा इश्यू था। लेकिन मैं आपको कल सुबह बता दूंगा कि हमारा एक्चुअल टाइम क्या रहेगा, तो फिर उसी टाइम पर हम रेगुलर जो क्लास हमारी करेंगे बीएनएस की। डोंट वरी, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, डोंट वरी। मैं आपको टाइमिंग प्रोवाइड कर दूंगा कि हमारी क्लास की एक्चुअल टाइमिंग रहेगी क्या, क्योंकि अभी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी भी कुछ नोट्स के ऊपर काम करना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मैम आप मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिलेबस भेजना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिलेबस भेजना, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ मेरे पास है या नहीं। अभी मैम हम ऐसा करते हैं कि पहले ये दो टॉपिक कवर कर लेते हैं, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो भी साथ में कवर कर लेंगे। आई हैव टू सेंड यू, क्योंकि एक्चुअली अगर हम एक टाइम पर तीन तीन सब्जेक्ट करेंगे तो हमारा सिलेबस जो है फिर वो मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम पहले बीएनएस कर लें और उसके बाद साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो जाए। एक मिनट मैम आपका, सिलेबस कहाँ पर है भाई? सर बीएनएस का एग्ज़ाम 15 को है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव का पहले है। एक मिनट देना, मैं आपको अभी बताता हूँ, मेरे को सिलेबस चेक करने दो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इन्फ्लेशन, काफ़ी लेंथी सिलेबस है मैम इसका भी। ट्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, चलो मैम मैं आपको इसको सुबह बताता हूँ हम किस टाइम पर इसकी क्लास ले सकते हैं। मैं आपको पूरा स्केड्यूल सुबह बता देता हूँ। सुबह मैं आपको भेज देता हूँ मैम इसका पूरा स्केड्यूल बनाकर, तो हम ट्राई करेंगे। सुबह बताता हूँ मैम आपको। ओके ओके, चलिए ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड इवनिंग।